चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब देखो, ब्रेक के पहले आज हम लोग ने जो कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया है उसमें हम लोग ने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले वी सॉ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, देन उसके 5 फीचर। सबसे पहला फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी। चौथा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पांचवा है कॉमन सी। फिर अपन ने देखा व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल मतलब एक तरह से वो रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? मेंबर्स की रक्षा करता है। कंपनी ने अगर कुछ भी कांड किया तो उसके लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इधर अपन ने सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी केस लॉ देखा। फिर कब कब ये जो पर्दा है, पर्दे को कब कब उठाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, तो 5 केसेस में उठाना पड़ेगा। सबसे पहले जहां पर हमें डिटरमाइन करना है कि कंपनी हमारा दुश्मन है या दोस्त है, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। दूसरा प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स। अगर कंपनी चोरी कर रहा है टैक्स का या रेवेन्यू का, तब हमने एक कंपनी बनाई इसलिए ताकि हम लीगल ऑब्लिगेशन को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। ये जो वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन बोनस नहीं देना पड़े, इसलिए एक कंपनी बनाई थी ना, सब्सिडरी कंपनी। फिर हम सब्सिडी बना रहे जो एक्ट करेगा एज एन एजेंट, बट अरे भाई एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? अल्टीमेटली प्रिंसिपल। एंड लास्ट, कोई भी कंपनी अगर तुम बना रहे हो फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट या डिफीट करना है लॉ के प्रोविजंस को, तो ऐसे 5 केसेस में हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे। देन वी स्टार्टेड विद क्लासेस ऑफ कंपनीज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देयर आर 3। सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय अनलिमिटेड, सॉरी अनलिमिटेड। इज दिस क्लियर? ये होने के बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स देयर आर 4। सबसे पहले 1% कंपनी, फिर तुम्हारा है प्राइवेट कंपनी, फिर स्मॉल कंपनी एंड चौथा है पब्लिक कंपनी। इज दिस क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी को क्या बोलते हैं? पेरेंट कंपनी। सब्सिडरी इज लाइक अ चाइल्ड, सब्सिडरी इज लाइक अ चाइल्ड। ये दोनों एक दूसरे से रिश्ते, मतलब दे हैव अ रिलेशन बिटवीन देम। सो होल्डिंग कंपनी एंड पेरेंट, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी इज लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, होल्डिंग कंपनी कब बनता है? अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। वाह! अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपनी, ठीक है, एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल रख रही है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और उसके अंदर जो कंट्रोल सह रहा है, जैसे देखो हमको कौन कंट्रोल करता है? हमारे पेरेंट्स, बराबर। तो जो कंपनी कंट्रोल करती है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। जिस कंपनी को वो कंट्रोल करती है वो क्या बनती है? सब्सिडरी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सो देखो, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या बोला है, वो कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या कंट्रोल करेगा? सब्सिडरी में क्या कंट्रोल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करेगा। या तो फिर वो क्या करता है, कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब कैन आई से मोर देन 50%? यस और नो? मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर अगर उसके कंट्रोल में है, तो ये जो कंपनी है ये बनती है सब्सिडरी कंपनी, और जिस कंपनी ने इसको होल्ड किया है वो बनती है होल्डिंग कंपनी। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ध्रुव लिमिटेड, ध्रुव प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या किया है, सोहम लिमिटेड में, सोहम प्राइवेट लिमिटेड में 51% का वोटिंग पावर रखा है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कौन डिसाइड करेगा? ध्रुव ही डिसाइड करेगा। तो ध्रुव क्या बन गया? होल्डिंग कंपनी, एंड सोहम क्या बन गया? सब्सिडरी कंपनी। इज दिस क्लियर? तो सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब एक होल्डिंग कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, मतलब डिसाइड करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनेगा, या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, या तो फिर उसके पास मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? अब इसमें कुछ प्रोवाइजो है। क्या प्रोवाइजो है? Provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। मतलब क्या, एक लिमिट तक ही सब्सिडरी हो सकती है, बहुत ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज नहीं हो सकती। मतलब क्या, देखो, अ कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if control referred to in, ये जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है ना, is of another subsidiary company of the holding company। मतलब क्या, देखो, सब्सिडरी का सब्सिडरी भी होता है सब्सिडरी कंपनी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ष ने क्या किया है, हर्ष एक होल्डिंग कंपनी है, सोहम उसका सब्सिडरी है। अब सोहम की भी एक सब्सिडरी है सत्यम, तो वो दोनों सब्सिडरीज किसके अंडर आ जाएगी, हर्ष के अंडर आ जाएगी। आर यू गेटिंग इट और नो? फिर क्या बोला है, द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। मतलब हर्ष ने क्या किया, सोहम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल किया। इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। सी, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकता है और चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को निकाल भी सकता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कंपनी के अंदर ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट तो आ ही जाता है। एंड लेयर का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। देखो एग्जाम्पल, ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी if B controls composition of board of directors of A, that is B can without the consent of or approval of any other person appoint or remove majority of directors of A. दूसरा क्या बोला है, A will be a subsidiary of B if B holds more than 50% of the share capital of A। मतलब उसके पास more than 50% वोटिंग पावर है। ये दोनों एग्जाम्पल्स तुम्हारी दोनों कंडीशंस के बेसिस पे है। एक तो क्या है, पावर है किसी भी डायरेक्टर को, मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की या रिमूव करने की। दूसरी पावर क्या है, मोर देन 15%, 50 मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर। समझ में आया क्या गाइस? अच्छा, एक और एग्जांपल दिया बढ़िया सा, जो मैंने बताया था ना तुम लोग को लेयर्स का। B इज अ सब्सिडरी ऑफ A एंड C इज अ सब्सिडरी ऑफ B। तो मुझे एक बात बताओ, C भी क्या बन जाएगा, A का सब्सिडरी बन जाएगा ना। अरे देखो मैंने क्या बोला था, हर्ष की एक सब्सिडरी कंपनी है सोहम और सोहम की एक सब्सिडरी कंपनी है सत्यम। तो हर्ष की भी एक सब्सिडरी कंपनी क्या हो जाएगी, सत्यम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हर्ष की दो सब्सिडरी है, सोहम एंड सत्यम। इसी को बोलते हैं लेयर्स। तुम लोग को समझ में आया क्या? अब स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी। सुनना, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी वो नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक कंपनी माना जाता है, ठीक है। बट यहां पर क्या बोला है, if a private company which is subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company। हम लोग ने जो पब्लिक कंपनी में देखा था ना, दैट एक पब्लिक कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्कान लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है। ये सुनो, मैंने तुम लोग को बताया था कि नहीं बताया था, प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट कंपनी में हमेशा अपन क्या लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं। बट पब्लिक कंपनी में सिर्फ कौन सा वर्ड लगता है, लिमिटेड लगता है। कहीं पर नोट करो, ये मॉड्यूल में नोट करो, दिया नहीं तुम्हारे मॉड्यूल में। लिखो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वी यूज द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वी यूज द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। कॉमा, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी we use the word limited। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला है यहां पर, सुनना, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी, बराबर। इसके बाजू में लिखो डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या लिखोगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी, ये सुन ले, मुस्कान लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडी है समरीन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये तो प्राइवेट लिमिटेड है ना, बट उसका होल्डिंग कंपनी कौन है, पब्लिक लिमिटेड है। तो भाई इसका स्टेटस क्या होगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। इसका स्टेटस क्या होगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वहां पर 200 से ज्यादा मेंबर्स हो गए, नहीं, उसका आर्टिकल्स चेंज नहीं होगा। मतलब उसका जो स्वभाव है वो तो प्राइवेट कंपनी जैसा ही रहेगा, बट उसको मान क्या लिया जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? सत्यम, मैंने क्या बोला अभी, पीछे वाला सत्यम। मुस्कान लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, उसका सब्सिडरी है प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्राइवेट लिमिटेड क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एसोसिएट कंपनी। ध्यान से सुनना, एसोसिएट मतलब क्या होता है, यहां पर उसका जो शेयर होता है ना वो 25% होता है। मिनिमम कितना शेयर होता है, 25%। कहां पर, वोटिंग पावर। लिखो इसके बाजू में, मिनिमम 25% वोटिंग पावर। मतलब अगर मुझे किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाना है तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम नहीं, मोर देन 50% चाहिए वोटिंग पावर में। और अगर मुझे किसी कंपनी का एसोसिएट बनना है या किसी कंपनी को मेरा एसोसिएट बनाना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 25% वोटिंग पावर होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड। देखो क्या बोला है यहां पर, ध्यान से देखना। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स a company, associate company means a company in which the other company has significant influence but which is not a subsidiary company. Is this clear? And साथ ही साथ यहाँ पर joint venture भी include आते हैं। समझ में आया? तो देखो इसके नीचे लिखो JV। JV मतलब क्या, joint venture। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ हाथ मिला लेते हैं मिलजुल कर बिजनेस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, joint venture। क्या बोलते हैं? और significant influence का मतलब क्या होता है, कितना होना चाहिए, मिनिमम 25% ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए। समझ में आया क्या? और जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल होता है। क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल। किसके ऊपर, नेट असेट पे। नेट असेट कैसे मिलता है, असेट माइनस लायबिलिटी। नेट असेट कैसे मिलता है, असेट माइनस लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ब्रेक के बाद हम लोग ने दो टाइप की कंपनीज देखी। सबसे पहले होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी देखी और एसोसिएट कंपनी देखी। वापस से मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसके अंडर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती है। छोटी कंपनी जरूरी नहीं, बट जिसका एक पावर है, जिसका एक कंट्रोल है दूसरी कंपनीज पे। यस, तो जैसे रिलायंस, बहुत सारी कंपनीज का होल्डिंग कंपनी मतलब या तो रिलायंस के पास वो छोटी छोटी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का और रिमूव करने का राइट है, या तो दूसरा क्या है, उसके पास 51% या मोर देन 50% का क्या है, स्टेक है या शेयर है या वोटिंग पावर है। इज दिस क्लियर? अच्छा, तो जैसे रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड का अगर किसी कंपनी में मोर देन 50% स्टेक है, ठीक है, 51% वोटिंग पावर है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये रिलायंस क्या बनती है, होल्डिंग बनती है, और सन प्राइवेट लिमिटेड क्या बनेगी, सब्सिडरी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो प्राइवेट लिमिटेड है ना। नॉर्मली अपन ने क्या देखा है, पब्लिक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज होती है, इफ पब्लिक कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, तो उसकी सारी की सारी सब्सिडरीज भी क्या माना जाता है, डीम्ड पब्लिक कंपनी। इज दिस क्लियर? एसोसिएट मतलब क्या, दो चीजें होती है। एसोसिएट मतलब दो शब्द तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड जॉइंट वेंचर। बोलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है, जब तुम्हारे पास मिनिमम उस कंपनी का 25% स्टेक है, 25% वोटिंग पावर है। और दूसरा क्या बोला है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलजुल कर बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। एक कंपनी होती है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, कोई भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। और एक होता है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो इट इज अ कंपनी विच हैज any of its securities listed on a recognized stock exchange. Is this clear everyone? अब उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। ये एग्जाम्पल रीड करो। Scan Steel Rods Limited is a public limited company whose shares are listed in a stock exchange Kolkata. Hence ये कंपनी क्या बन जाएगी, लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। अब इसको लिस्टेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज द कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज हैव साइंड अ लिस्टिंग अग्रीमेंट फॉर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। समझ में आया? तो कोई भी पर्सन चाहे तो उस कंपनी का शेयर खरीद सकता है। वाई? बिकॉज दे आर ट्रेडेड ऑन ईदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इज दिस क्लियर? अनलिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। अब यहां तक अपन ने 4 कैटेगरीज के बेसिस से अलग अलग कंपनीज पढ़ ली। अब अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में सबसे पहला बोला है गवर्नमेंट कंपनी। नाम से क्या समझ में आता है कि उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। गवर्नमेंट या तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या अकेली स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या तो दोनों मिलाकर हो सकती है। इज दिस क्लियर? सो देखो, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का मोर देन 50% है। मोर देन 50% मतलब क्या, 51%। सो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय आइदर स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके अंदर ऐसी भी कंपनी इंक्लूड हो जाती है जो सब्सिडरी है ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। मतलब क्या? ऑल सब्सिडरीज ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़ा ही सिंपल है, 3 शब्द याद रखने तुम लोग को। गवर्नमेंट कंपनी बोला मतलब क्या होना चाहिए कि मिनिमम स्टेक कितना होना चाहिए? 51% होना चाहिए, बराबर। फिर किसका भी हो सकता है, सिर्फ अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, अकेली स्टेट गवर्नमेंट का, अच्छा 3-4 स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी कर सकती है, या तो पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये चार्ट पूरा तुम्हारा हो गया है। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जैसे फॉरेन एलएलपी होता है जिसका एफआईआर कहां पर है? आउटसाइड इंडिया, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। तो देखो वही बोला है, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। या तो वो खुद से इधर प्लेस ऑफ बिजनेस रखे, या तो उसका कोई एजेंट हो, या तो फिजिकली हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो, एंड वो क्या कर रहा है? बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है इन इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? एनपीओ। इधर लिखो बाजू में, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या होती है? एनपीओ। अब हम एनपीओ क्यों बनाते? कोई तो मकसद होगा ना एनपीओ बनाने का, बराबर। तो सबसे पहले इट इज फॉर्म्ड टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। जितने भी चैरिटी बेस्ड होते हैं जहां पर उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, मोटिव क्या होता है? वेलफेयर। मोटिव क्या होता है? वेलफेयर। इधर लिखो मोटिव वेलफेयर एंड नॉट प्रॉफिट। इन्हीं को क्या बोला जाता है? सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोला जाता है? सेक्शन 8 कंपनी। समझ में आया तुम लोग को? ओके। अब स्वच्छ कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट। अच्छा, सपोज अगर वो लोग कोई भी प्रॉफिट कमाते भी है, प्रॉफिट नहीं कमाता है एज सच, बट अगर कमाते भी है तो वो लोग क्या करते हैं? वो प्रॉफिट को यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में, एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ट्रस्ट का मेंबर हूं तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट अगर मैं किसी कंपनी का मेंबर हूं तो मुझे डिविडेंड मिलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो ये सारे एग्जांपल्स हैं। FICCI, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII, ये क्या है? तुम्हारे सेक्शन 8 कंपनीज है। अब इनको लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। कौन देता है इनको लाइसेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, क्या ये अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर क्या करेगा? देखो सबसे पहले तो ना लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन देते हैं। किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सही लगेगा तो इनको क्या देगा? अप्रूवल देगा। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? एप्लीकेशन को रजिस्टर करेगा उस बंदों के नाम पे या एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे जिनको एक कंपनी बनानी है। जैसे देखो ना, हमारा जो मीठी बाई कॉलेज है, मीठी बाई एनएम, ये सारे ना एक SVKM एक इंस्टीट्यूट है, एक ट्रस्ट है, SVKM, श्री विले पार्ले केलवानी मंडल है ना, मंडल। उन लोगों ने पीछे क्या कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, इट्स अ ट्रस्ट, इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी, बराबर। इसलिए बच्चों की फीस वहां पर कम होती है, क्योंकि वो लोग क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग एजुकेशन, प्रमोटिंग एजुकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? अब जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, कहने से जैसे लिमिटेड कंपनीज को जो भी राइट्स या प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये सारे के सारे प्रिविलेजेस किसको मिलेंगे? सेक्शन 8 कंपनी को मिलेंगे। अब सपोज SVKM जो है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट एजुकेशन। उसको छोड़ के अगर वो लोग बाकी सब चीजें कर रहे हो तो जो उनको लाइसेंस मिला है ना, कहने से वो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। अब ये लाइसेंस अगर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको रिवोक करने की अथॉरिटी भी किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। So the central government may by order revoke the license of company where the company contravenes any of the requirements of the conditions of section 8 companies. Is this clear everyone? अच्छा, या तो उसने क्या कर दिया? अपने नाम के इधर
लिमिटेड, अच्छा जैसे ही लाइसेंस रिवोक हो जाता है ना उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगा देते हैं, मतलब अब उनको सेक्शन 8 के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अच्छा, रिवोकेशन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना तो उनको एक चांस दिया जाता है, ऐसे नहीं कि तुरंत ही उनको बर्खास्त कर दिया। उनको पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। सपोज अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो दे विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देम। किसको? सेक्शन 8 कंपनी को। इज दिस क्लियर? अच्छा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ठीक है इन लोग ने जानबूझ के ऐसा कुछ किया नहीं है, ओके, अगर उनको जेन्युइन लगता है, मतलब सी एक सेक्शन 8 कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? सेक्शन 8 कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। द मोमेंट उनको ऐसा लगा इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा? उनका लाइसेंस छीन लेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कब आता है? Where a license is revoked, then central government may, in public interest, order the company to register under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar objective. अब अगर वो चाहे तो दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेशन भी करवा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो सीधा सीधा उनको क्या बोल देंगे? वाइंडिंग अप कर डालो। इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी होने के बावजूद तुमने कोई भी कॉन्ट्रावीन किया, कोई भी बोलते ना गलत काम किया, ठीक है, तो तुमको पेनल्टी या पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, सो देखो क्या बोला है, द कंपनी शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, उसको पनिश किया जाएगा विथ अ फाइन। फाइन कितना होगा? 10 लाख रुपीज मिनिमम होगा एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 1 करोड़। तो इधर लिखो मिनिमम फाइन, लिखो मिनिमम फाइन कंपनी को कितना देना पड़ेगा? सेक्शन 8 कंपनी को 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। एंड जितने भी डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, उनको कितनी पेनल्टी लगेगी? उनको कितनी पेनल्टी लगेगी? देखो, नॉट लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख। तो इधर लिखो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 lakhs। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये क्या है? पेनल्टी है। ये क्या है? पेनल्टी किसके ऊपर लगाई जाएगी? सेक्शन 8 कंपनी पे। तो कंपनी पे मिनिमम पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी? 10 लाख या 10 करोड़, सॉरी 10 लाख या 1 करोड़। एंड डायरेक्टर्स के ऊपर कितना? मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 25 लाख। समझ में आया क्या तुम लोग को? ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रोविजंस, सॉरी पेनल्टी ऑफ सेक्शन 8 कंपनी व्हेन इट कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, अब देखो यहां पर एक बार सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिए, इसको तुम शांति से एक बार रीड कर लो। देखो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स में क्या बोला है? फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी वगैरह सब। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं, मतलब सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी मिनिमम शेयर कैपिटल होने की जरूरत नहीं है। फिर वो क्या करेंगे? प्रॉफिट को यूज करेंगे ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट कर सके। वो डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड, मतलब मेंबर्स में डिविडेंड नहीं बांट सकते। उनको लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो लोग लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। अच्छा, वो लोग ऐसे वर्ड्स तो यूज कर सकते हैं ना, क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह सब यूज कर सकते हैं, जैसे मंडल। ठीक है, मंडल इज ऑल्सो वर्ड। लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा अगर उन्होंने कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या बोलेगी? या तो तुम तुम्हारा स्टेटस चेंज कर दो, नाम बदल दो। मतलब क्या? सेक्शन 8 कंपनी से तुम कोई प्राइवेट कंपनी बन जाओ या लिमिटेड कंपनी बन जाओ और अपना नाम भी बदल दो। या तो तुम वाइंड अप कर दो, मतलब बिजनेस ही बंद कर डालो, पूरा कंपनी खत्म कर डालो। या तो तुम किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या करो? अमेलगमेट हो जाओ। देखो 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या है कि तुम ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं रह सकते, तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को या तो प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी बनाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है भाई वाइंड अप कर दो। एंड तीसरा ऑप्शन है किसी अच्छी कंपनी के साथ अमेलगमेट हो जाओ। अच्छा, अगर सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग बुला सकता है बाय गिविंग अ 14 days नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 days। नॉर्मली कंपनीज को कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है जनरल मीटिंग के लिए? 21 days का नोटिस देना पड़ता है, बट सेक्शन 8 को 14 days की परमिशन दी गई है।
अच्छा, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब क्या, डायरेक्टर्स हो गए, ज्यादा हो गए तो भी चलेगा, कम हो गए तो भी चलेगा, दैट्स इट। इसको कोई भी मतलब नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। देखो ये सारी जो कमिटीज होती है ना, ये पब्लिक कंपनी में होती है। कहाँ पर होती है? उन लोग को नॉमिनेशन लगाना पड़ता है, एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी पड़ती है, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है। बट ये सेक्शन 8 कंपनी को ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? पक्का? एक बार वापस से गो थ्रू कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इधर भी देखो मस्त समरी दी गई है। रीड करो, सेक्शन 8 कंपनी को इंपॉर्टेंट मार्क करना एग्जाम के लिए। चलो पढ़ लिया सेक्शन 8 कंपनी, समझ में आया तुम लोग को? नेक्स्ट इज डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब एक तरह से फेक कंपनी होती है, इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब क्या होता है? वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, वो कंपनी बना के कोई बिजनेस नहीं कर रहे हम, या तो वो कंपनी बनाते 3 पर्पस के लिए, तीनों में से कोई भी एक पर्पस हो सकता है। या तो कोई भविष्य में कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए वो कंपनी बनाते हैं, या तो एक कोई असेट को होल्ड करने के लिए कंपनी बनाते हैं। मतलब एक तरह से डमी फेक कंपनी होती है ना। क्या? न्यूरा? हाँ, यस यस यस। एंड कोई अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करने के लिए अगर कोई कंपनी बनाई है तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं, या इनएक्टिव कंपनी भी बोला जाता है। इज दिस क्लियर? उसको ये स्टेटस लेना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास से कि दिस इज अ डॉर्मेंट कंपनी, क्योंकि वहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन होने ही नहीं वाले। मतलब वो कंपनी किसी बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज देयर एनी बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग दैट कंपनी? नो। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, असेट होल्ड करने के लिए, या आईपीआर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। इज दिस क्लियर? तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस ही कैरी नहीं कर रही है, या उसके वहां पर कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है फॉर एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, पिछले 2 साल तक अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो उस कंपनी को क्या मान लिया जाएगा? इनएक्टिव कंपनी। अच्छा, या तो अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न नहीं भरे फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो देखो इनएक्टिव कंपनी कब बन जाती है? मुझे एक बात बताओ, जब हम स्पेसिफिकली 3 पर्पस के लिए कंपनी बनाते हैं, सबसे पहला फ्यूचर प्रोजेक्ट, दूसरा असेट होल्ड करने के लिए, और तीसरा क्या बोला? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो वहां पर तो कंपनी को पहले से ही कौन सा स्टेटस मिल जाता है? डॉर्मेंट कंपनी का। कौन सा स्टेटस मिलता है? डॉर्मेंट कंपनी का। बट सपोज अगर हम कोई ऐसी कंपनी, जो एक कोई कंपनी है जिसने 2 साल तक, पिछले 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई धंधा ही नहीं किया, या तो उसने 2 साल तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न नहीं बनाए, तो वो कंपनी को कौन सा स्टेटस दे दिया जाएगा? इनएक्टिव कंपनी। तो ये स्टेटस दिया जाता है और डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हम मांगते हैं। समझ में आया?
अब देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, देखो पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, उसने रजिस्ट्रार को जो हर साल कंपनी फीस भरती है वो नहीं भरे हैं, उसने कोई भी दूसरे पेमेंट नहीं भरे हैं, उसने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं किया है, उसने मेंटेनेंस नहीं दिया है, ठीक है, ये सारी चीज अगर उसने नहीं की है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, इनएक्टिव कंपनी मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? डोरमेंट कंपनी बड़ा ही सिंपल है। ओके, ये 3 शब्द तुम लोग को याद रखने पड़ेगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट, होल्ड एन असेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड साथ ही साथ क्या बोला, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो कंपनी क्या बन जाती है, डोरमेंट कंपनी। इनएक्टिव होने के लिए पिछले 2 साल तक या पिछले 2 साल में उसने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, उसने एनुअल रिटर्न नहीं बनाए। सत्यम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। फास्ट लग रहा है क्या? ठीक है, ये 4 शब्द तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे, सर्कल्स बना लो वहां पर। आर यू गाइस कंफर्टेबल? नो, आधी से ज्यादा चीज तो तुम लोग को एग्जाम में आएगी भी नहीं, ऐसा सब नहीं पूछते चिंदी चिंदी कि भाई डोरमेंट कंपनी, अगर आए तो भी 2 मार्क्स के लिए आएगा, डिफाइन व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, नेक्स्ट इज निधि कंपनी। निधि कंपनी मतलब क्या होता है, निधि कंपनी मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कंपनी बनाते हैं, ठीक है। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette declare to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। एक तरह से पता है चिट फंड वगैरह सब होता है, या तो पता है वो ये लगता है क्या बोलते हैं, वीसी या बीसी ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना, हाँ बीसी बोलते हैं ना, हाँ तो ऐसा कुछ रहता है, वो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती है। इन शॉर्ट निधि कंपनीज में क्या होता है पता है, कि कुछ लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, उसमें जिसको भी जरूरत होगी, जिसको भी पैसों की जरूरत होगी, उसको वहां से फंड दिया जाता है। इज दिस क्लियर? अब देखो एटलीस्ट, हाँ गांव में तो ऐसा बहुत होता है। अब ये कंपनी बनाने का एक असली मकसद क्या है कि लोगों में ना सेविंग्स करने की आदत बढ़े, ठीक है, मतलब पैसा उड़ाने के बदले लोग क्या करें, सेव करें। और जब बहुत सारे लोग सेव कर रहे हैं तो एक या 2 जन जिसको भी पैसों की जरूरत होगी उसको पैसा मिलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आज के जमाने में किटी पार्टीज चलती है ऐसा सब, ठीक है, एकदम मॉडर्न बोले ना तो किटी पार्टी। समझ में आया? सो देखो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपन ने क्या क्या देखा, वी सॉ गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर करके जाना। फिर हम लोग ने देखा डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी। अब नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जैसे LIC हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर तुम्हारा कोई भी अगर नोटिफिकेशन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या, यहाँ से पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंडीशन क्या क्या है सुनना। सबसे पहला क्या बोला है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो एस्टैब्लिश होना चाहिए बाय द सेंट्रल या स्टेट एक्ट, या तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मतलब ये क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट वर्क्स फॉर द पब्लिक। दूसरा कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ये किसके कंट्रोल में होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है या स्टेट गवर्नमेंट, या तो दोनों के मिलजुल कर। अल्टीमेटली जैसे अपन ने गवर्नमेंट कंपनी देखा था ना, वैसे ही ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके 2 एसेंशियल कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि इसका जन्म कैसे होना चाहिए, या तो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के थ्रू होना चाहिए, और दूसरा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले का या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलाकर मोर देन 51% स्टेक होना चाहिए, तब जाके वो क्या बन जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सोचो ना, कॉमन सेंस से सोचो, अगर 51% से ज्यादा नहीं होता तो कैसे वो बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको प्लीज एक बार रीड करो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा।
पेजेस मत गिनो रहे, कुछ लिखना तो है नहीं, बट अच्छे से समझ रहा है ना। अब वो टाइप्स ऑफ कंपनीज में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सब चीज़ें याद रखनी, ठीक है, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। चलो हो गया। तो इसके साथ हमारा देखो कंपनी लॉ जो है ना तुम्हारा कंपनीज एक्ट, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, डेफिनेशन एंड फीचर्स पढ़े, कॉर्पोरेट वेल्थ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, वो पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 में क्या था, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी सारी टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, फिर स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, फिर अदर कंपनीज में, अदर कंपनीज में क्या था, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, फिर निधि कंपनी, एंड ये लास्ट है तुम्हारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड गाइस? सो इतनी सारी फॉरेन कंपनी भी पढ़ा अपन ने, ठीक है, वी ऑल्सो अंडरस्टूड फॉरेन कंपनी, ठीक है। अच्छा मेन तो एक भूल ही गए तुम लोग, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। क्लियर हुआ क्या? अभी ये जो था ये तुम्हारा पार्ट 2 था, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्ट, दैट इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब एक कंपनी का जन्म कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम समझते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अपना नाम लिखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। मतलब ये जन्मदाता है, बराबर। मतलब जैसे हमको हमारी मॉम बर्थ देती है, वैसे कंपनी को कौन जन्म देता है, प्रमोटर्स। सो द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। तो प्रमोटर मतलब ऐसा बंदा who has been named as such in the prospectus। मतलब जिसको प्रोस्पेक्टस मतलब समझ में आता है ना तुम लोग को, जिसको प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम एज ए प्रमोटर लिखा है वो क्या बन गया, प्रमोटर। और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, या तो एनुअल रिटर्न में उसका नाम लिखा है तो वो क्या बन जाएगा, प्रमोटर। दूसरा, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो डायरेक्ट कंट्रोल हो या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। मतलब क्या, अ प्रमोटर कैन बी अ शेयर होल्डर, ही कैन बी अ डायरेक्टर और ही कैन बी एनीवन एल्स आल्सो। इज दिस क्लियर? बट क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो प्रमोटर कौन कौन बनता है, ऐसा बंदा जिसका नाम लिखा है प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में लिखा है। दूसरा क्या बोला है, जिसका कंट्रोल है ओवर द कंपनी इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तीसरा क्या बोला है, in accordance with whose advice the directors whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act। मतलब क्या, देखो जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो भी बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो उसकी एडवाइस को फॉलो करके ही काम करेंगे, तो भाई वो बंदा महान है ना। तो उस महान बंदे को क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। देखो इधर मुझे देखो, प्रमोटर कौन हो सकता है, ऐसा कोई भी बंदा जिसका नाम लिखा है प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर, तो वो क्या बन गया, प्रमोटर। दूसरा क्या बोला है, जिसका मेजॉरिटी कंट्रोल है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। एंड तीसरा क्या बोला है, जिसको डायरेक्टर्स वगैरह सब फॉलो करते हैं, मतलब उसके इशारों पे नाचते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको भी क्या बोला जाएगा, प्रमोटर बोला जाएगा। समझ में आया? अब देखो इन सिंपल वर्ड्स भी दिया है, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया था। पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। मतलब जो कंपनी को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, मतलब जिन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए, उनको भी क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। वो लोग पूरा रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इट शुड बी हाउएवर नोटेड दैट द पर्सन एक्टिंग ओनली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब क्या, अगर कोई सॉलिसिटर है, कोई बैंकर है, अकाउंटेंट है, उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लोग इसी पे फंसाते हैं कि एक सॉलिसिटर, एक बैंकर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, क्या वो प्रमोटर बन सकता है? नहीं, ही कैन नॉट बी अ प्रमोटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो प्रमोटर नहीं माना जाएगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं एक पर्सन हूं, बट मैंने सोहम को हायर किया कि तू भाई मेरी कंपनी बना के दे, तो क्या सोहम प्रमोटर बन गया? मैं उसको कंपनी बनाने के पैसे दे रहा हूं ना, तो ही इज एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। हु इज द अल्टीमेट प्रमोटर? आई एम द अल्टीमेट प्रमोटर।
ही कैनॉट बी अ प्रमोटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो सबसे पहले समझ में आया व्हाट इज अ प्रमोटर, इसको पॉइंट नंबर 1 लिखो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहले अपन ने क्या देखा, प्रमोटर कौन होता है। दूसरा, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई पब्लिक कंपनी बना रहा हूं तो मुझे मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7। अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं तो मुझे मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। 1% कंपनी में मुझे एक ही बंदा चाहिए। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? सो देखो यहां पर मुझे एक तो पता चल गया कि मुझे कितने लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंपनी बनाने के वक्त मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करूंगा एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। किसको दूंगा? रजिस्ट्रार को दूंगा। किसको दूंगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसको दूंगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC को दूंगा। इज दिस क्लियर? अब मेरे एरिया में या मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जो भी ROC रहेगा मैं उधर जाके सबमिट कर डालूंगा। ठीक है, अब मैं क्या क्या चीजें उसमें लिखूंगा। एक तो मेरा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रहेगा, जिसको साइन कौन करेगा? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मतलब जो लोग इस कंपनी के मेंबर्स है, 7 मेंबर, 2 मेंबर, उनको क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ठीक है, फिर एक डिक्लेरेशन लगेगा बाय अ पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जैसे मैंने बोला ना, सोहम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक लॉयर है, तो मैंने क्या उसको काम दे दिया, भाई मेरा कंपनी बना के दे, तो वो एक डिक्लेरेशन देगा दैट ही इज डूइंग द वर्क ऑफ फॉर्मिंग दिस कंपनी। इज दिस क्लियर एवरीवन? और वो क्या डिक्लेरेशन देगा कि एक कंपनी बनाने के लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें इन्होंने यहां पर सबमिट कर दी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, MOA। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको क्या बोलते हैं? MOA। क्या बोलते हैं? MOA। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? AOA। अपन इन डेप्थ में पढ़ेंगे व्हाट इज MOA एंड व्हाट इज AOA। तो जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है उनकी साइन लेकर उनका पूरा डिटेल्स वगैरह सब शेयर करके हम ये सब MOA और AOA किसको देते हैं? रजिस्ट्रार को देते हैं। अब जो भी बंदा है जो ये पूरा काम करवा रहा है कंपनी बनाने का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, एक लॉयर भी हो सकता है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट या एक CS इन प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, अब उसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, वो क्या बताएगा कि इन लोग ने सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। समझ में आया? ये एक वो क्या देगा? डिक्लेरेशन देगा that I declare that Darshan company has complied all the requirements which are necessary for a private limited company. Is this clear everyone? Okay. अब ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये बंदा तो डिक्लेयर देगा ही देगा जो कंपनी बना रहा है, साथ ही साथ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। बराबर? मतलब जितने भी लोग हैं जो लोग अपना नाम लिख रहे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम में, या जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है तो पहले कौन डायरेक्टर बनेगा, वो सारे के सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे? उनके बारे में डिक्लेरेशन देंगे दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या, उसको कभी भी जेल नहीं हुई है ये सब काम करते वक्त, कंपनी बनाते वक्त। या तो फिर he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years। पिछले 5 सालों में उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं किया। ये 5 years इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में उसने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, उसने कहीं पर भी कुछ भी लोचा वगैरह नहीं किया है। एंड तीसरा वो लोग क्या डिक्लेरेशन देंगे कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे रजिस्ट्रार को वो करेक्ट है एंड कंप्लीट है। इज दिस क्लियर? मतलब क्या, ये फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, ये स्टेप वाइज समझना। स्टेप 1 क्या है तुम्हारा? हम MOA एंड AOA देंगे, जिसको साइन कौन करेगा? सब्सक्राइबर्स। दूसरा, जो बंदा कंपनी बना रहा है, CA, CS, CMA या लॉयर, वो क्या करेगा? डिक्लेरेशन दे देगा। तीसरा, हम हर एक सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम या फर्स्ट डायरेक्टर्स से एक डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है किसी भी कंपनी को बनाते वक्त या उसके मैनेजमेंट में रहते वक्त। ठीक है, मतलब हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। दूसरा, हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया है पिछले 5 सालों में, मतलब हमारा चरित्र अच्छा है। ठीक है, एंड तीसरा क्या बोला है? जो भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर हमने सबमिट किए वो सारे सही है और कंप्लीट है।
इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? स्टेप 4 क्या करेंगे, एक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देंगे। मतलब क्या, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होती, जैसे देखो अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा घर बन रहा है, मेरा मेन एड्रेस क्या होता है जहाँ पर मैं ओरिजिनली रह रहा था, अभी मैं इधर भाड़े पे रह रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। मतलब तुम लोग देखो ना, कभी कभी अमेजोन में भी या कुछ ऐसे कुरियर्स जो आते हैं उसमें 2 एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है, एक होता है मेन एड्रेस और एक होता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। मतलब मेन एड्रेस पे अगर कोई नहीं मिला तो कहाँ पर जाएंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे, ठीक है। 5वां, वो लोग सबका नाम लिखते हैं भाई, कौन कौन लोग हैं, उनके सरनेम, फैमिली नेम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, उनकी नेशनैलिटी, जितने भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है उनका सबका क्या लिखा जाएगा, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। साथ ही साथ डायरेक्टर्स का, फिर ऑल द पर्सन्स हु आर रिटन एज सब्सक्राइबर्स इन आर्टिकल्स, उनका भी सारा का सारा क्या लिखा जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिया जाता है, ठीक है, सारा प्रूफ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, 7वां पॉइंट बोला है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स। मतलब फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है, फिर उन्होंने डायरेक्टर बनने का मंजूरी भी तो देना चाहिए ना, ऐसे किसी को भी उठा के डायरेक्टर बना देते क्या, नहीं। इज इज क्लियर दैट दे हैव themselves selected to be the first directors of the company। अब ये सब होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स अब किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास है। अगर रजिस्ट्रार को सही लगता है, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग ने दिया वो सारा का सारा सही है, बरोबर है, कुछ भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? और उस दिन मतलब तुम्हारी कंपनी फॉर्म हो गई, जिस दिन उसने सर्टिफिकेट दे दिया उस दिन तुम्हारी कंपनी बन गई। साथ ही साथ वो तुमको क्या देगा, एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देगा। क्या देगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा, शैल बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट। फिर वो तुमको क्या बोलेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो तुमको कहां पर रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। कहां पर रखनी है? इज दिस क्लियर? जो डॉक्यूमेंट तुमने हमको दिए थे वो डॉक्यूमेंट की कॉपीज तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में भी होनी चाहिए। अगर तुमने कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है या तो कोई सच्ची बात को छुपाया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार उनके ऊपर फ्रॉड का केस कर देगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ वो क्या करेगा, कैंसिल भी कर देगा रजिस्ट्रेशन को। इज दिस क्लियर? अच्छा, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग मटीरियल। मतलब देखो ये क्या है, एट द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बन रही थी तब आरओसी को पता चला इन लोग ने कुछ झोल किया है, तो वो तुरंत क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा ही नहीं एंड साथ ही साथ फ्रॉड का केस लगा देगा। अच्छा, सपोज आरओसी को पता नहीं चला, कंपनी फॉर्म करते हो तो उसको पता नहीं चला, बाद में उसको पता चला, तो बाद में अगर पता चला है तो भी वो सेम चीजें करेगा। मतलब क्या, उनको पेनल्टी लगाएगा, उनको जेल की सजा करवाएगा, ये सारी चीजें वो करता रहेगा और वो कंपनी को क्या कर देगा, इलीगल एसोसिएशन भी बना देगा। बंद नहीं करता है, उसको क्या बोलता है, इलीगल एसोसिएशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? हाँ, वो कंपनी को अल्टीमेटली बंद ही करवा देगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मतलब क्या, देखो ध्यान से, वेयर अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जहां पर एक कंपनी हम लोग ने झूठे इंफॉर्मेशन देके या फ्रॉड करके बनाई है, ठीक है, तो यहां पर क्या होएगा, एक ट्रिब्यूनल जो है ना, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स पास द ऑर्डर सच एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट टू कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस। मतलब देखो, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि इन लोग ने जानबूझ के कुछ फ्रॉड नहीं किया है, बराबर। अब जैसे ही आरओसी बोलेगा ये कंपनी को बंद करो, तो लोग क्या करेंगे, दे विल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, कोर्ट होता है, ठीक है, और अगर वो मान जाता है, बोलता है ठीक है चलो इसमें चेंजेस कर डालो, ये लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे एमओए में और एओए में करेंगे। इज दिस क्लियर? एंड साथ ही साथ या तो वो लोग सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर शुड बी अनलिमिटेड। बोलेंगे अगर तुमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में चेंजेस नहीं किए तो तुम्हारी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। या तो सीधा सीधा वो क्या करेंगे, कंपनी को ही निकाल देंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। सी, ये सब रेमेडीज है जो कौन एक्सरसाइज करेगा, ट्रिब्यूनल।
पहले उनको मौका देगा कि भाई तुम्हारा बिजनेस में जो भी लोचा किया है ना तुम लोगों ने, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करते हो उसको चेंज करो। दूसरा वो क्या करेगा, उनको एक स्टेटस दे देगा, अनलिमिटेड स्टेटस, बराबर। तो कौन सी कंपनी हो जाएगी, अनलिमिटेड कंपनी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो कैंसिल कर देगा, कंपनी का नाम ही हटा देगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, या तो उसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, एंड या तो और कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है जो कोर्ट को सही लगे। कोर्ट मतलब ट्राइब्यूनल। इज दिस क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? ओके। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर बनाने से पहले कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर बनाता है तो उसके पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। मतलब क्या, ये जो फ्रॉडुलेंट एसोसिएशन है या फ्रॉडुलेंट कंपनी है उसको एक मौका दिया जाएगा अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, ठीक है। एंड वो क्या देखेगा, इट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, मतलब उनके क्या क्या ऑब्लिगेशन है, कितने कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई भी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाकी है तो वो भी वो चेक करेगा। मतलब देखो ना, सोचो अगर किसी कंपनी ने बहुत बड़ी लायबिलिटी इनकर की है तो क्या तुरंत अगर उसने उसको बोल दिया भाई तू वाइंड अप कर दे, तो भाई वो लायबिलिटी का क्या होएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? चलो एक बार मैं पूरा ओवरव्यू देता हूं हम लोग ने क्या किया यहाँ पर। सी व्हाट आर वी स्टडिंग, वी आर स्टडिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें सबसे पहला प्रमोटर, प्रमोटर मतलब जो कंपनी को जन्म देता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर मुझे एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो मुझे मिनिमम कितने लोग चाहिए, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स आर रिक्वायर्ड, 7, पब्लिक कंपनी के लिए 2 एंड ओपीसी के लिए 1, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन के यहाँ पर कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रार के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ, ठीक है। ऐसा तुमको इतना बड़ा कोई आंसर नहीं आएगा, डोंट वरी। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एमओए और एओए देते हैं, जिसको सारे के सारे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ने साइन किया होता है, ठीक है। फिर ऐसा बंदा जो कंपनी को बना रहा है, जो सीए हो सकता है, सीए में या एडवोकेट हो सकता है, वो भी क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा कि सारी इंफॉर्मेशन सही है। फिर जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो लोग भी एक डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, हमारा चरित्र अच्छा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ मतलब पिछले 5 साल में उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो लोग क्या बोलेंगे, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट है एंड करेक्ट है। यहां तक समझा? फिर वो लोग क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे, किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस का। फिर अच्छा, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनती तब तक वो लोग एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस डालते। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस समझ में आया तुम लोग को? एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस बन जाएगी फिर तो उधर ही जाएगा, बट तब तक टेम्पररी एड्रेस, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी एड्रेस। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस के इधर लिखो टेम्पररी, इज दिस क्लियर? सारे के सारे सब्सक्राइबर्स का नाम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी सब दिया जाएगा। फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उनका भी सारा प्रूफ वगैरह दिया जाएगा। एंड लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स का कंसेंट लेके। ये सब इकट्ठा करने के बाद वो लोग किसको देंगे, रजिस्ट्रार को देंगे। रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। साथ ही साथ उनको देगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देगा, उनको बताएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मुझे दिए हैं, रजिस्ट्रार किसको बताएगा, कंपनी को बताएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मुझे दिए हैं वो सेम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तुमको कहाँ रखनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर कंपनी ने कोई भी फेक इंफॉर्मेशन दिया है, मिसलीड किया है, झूठ बोला है या सच को छुपाया है, ऐसा कुछ भी काम किया है, उसमें 2 हो सकता है, या तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी बन रही थी तभी अगर आरओसी को पता चल गया तो क्या करेगा, सीधा सीधा उनके ऊपर फ्रॉड का केस रख देगा। अगर बनने के बाद पता चलता है तो भी वो ये सारी चीजें कर सकता है, मतलब कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए बोल देता है, या तो फिर वो कंपनी को डीलिस्ट कर देगा, मतलब उनका जो लिस्ट होता है ना रजिस्टर, उधर से हटा देगा। अब इसके लिए वो लोग कोर्ट के पास जाते हैं। आरओसी किसको बोलता है, कोर्ट को बोलता है। कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट के पास बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज है। सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, कंपनी को बोलेंगे कि तुम्हारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में चेंजेस कर दो, अगर कोई बड़ा झोल नहीं हुआ है तो। दूसरा रेमेडी क्या है कि वो लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारी अब जो कंपनी है, तुम्हारे जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन देते हैं कि वो लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से नाम ही हटा देते हैं। चौथा ऑप्शन है वाइंडिंग अप का, एंड 5वां ऑप्शन जो भी उसको सही लगे वो। बट ध्यान से सुनना, कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करने से पहले उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है ऑफ बीइंग हर्ड,
एंड अगर कहीं पर अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इन लोग ने ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर दिया है, कोई लायबिलिटी इंकर कर दी है, तो वो लोग समझ के ही फिर क्या करेंगे, अपना ऑर्डर पास करेंगे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर ना नेक्स्ट है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले एक बार इसको पूरा रीड करो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, देन विल गो अहेड। समझ आए? पढ़ने के लिए बोला, आज भी तेरे में एनर्जी नहीं है।
चलो डन। अब देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैन आई से द मोमेंट एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, फिर जो भी फीचर्स ऑफ कंपनी वो स्टार्ट हो जाएगा ना। अपने 5 फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़े थे। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, फिर लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड कॉमन सील। तो इधर लिखो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, इधर लिखो फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहीं पर तो लिखना फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉमा ऑल फीचर्स ऑफ कंपनी विल स्टार्ट। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर कुछ केस लॉ दिए है। सबसे पहला है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। ये क्या बोलता है कि जैसे ही तुम्हारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, ठीक है, उस दिन से क्या होएगा, द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन, इट बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स। ठीक है, ये हाईलाइट करो। And there comes into existence a binding contract between the company and its members, which is evidenced by the memorandum of association and articles of association. मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उस दिन से वो क्या बन गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? उसका क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, बराबर। ये सब चीजें जो अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट केस लॉ देखो ध्यान से, स्ट्रेट ट्रेडिंग, नहीं रुको, ये वाला देखो, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CWT मद्रास। इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, तब जाके उसको वो कंट्रोलिंग कंपनी मिलेगी ना, मतलब तब वो होल्डिंग कंपनी बनेगी। कंट्रोलिंग कंपनी मतलब इधर लिखो होल्डिंग कंपनी। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, सपोज किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, उसी को बोलते हैं ना होली ओन्ड सब्सिडरी, बराबर। तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सोहम लिमिटेड, सुनो ध्यान से सुनो, सोहम लिमिटेड ने हर्ष लिमिटेड के सारे शेयर्स खरीद लिए, मतलब ये होता है कि हर्ष लिमिटेड अभी मर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो, merely because a company purchase all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company, and each company is a separate jurisdic entity। मतलब क्या, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के सारे के सारे शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सब्सिडरी कंपनी मर गई, अरे नहीं, उनके बीच में एक नया रिश्ता बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? तीसरा केस लॉ देखो यहाँ पर, हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर क्या बोला है, जैसे ही लॉ रिकॉग्नाइज करता है एक कंपनी को एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इसका मियर फैक्ट क्या है, दैट द एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, does not make any difference in the position of registered company, and it does not make a company an agent either of president or of the central government। गवर्नमेंट कंपनी रिलेटेड केस लॉ है कि जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म हो जाती है और सारे के सारे शेयर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बराबर ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है, तो वो कंपनी जो बनाई है गवर्नमेंट कंपनी, क्या वो एजेंट है प्रेसिडेंट की? नहीं। क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है? नहीं। वो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। वो कंपनी क्या है? एक सेपरेट एंटिटी। आर यू गाइज गेटिंग दिस पॉइंट?
इज दिस क्लियर एवरीवन? ये 3 केस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। स्पेंसर वाला, हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन एंड तुम्हारा हरिनगर शुगर मिल्स वाला। ये जो है ना स्टेट ट्रेडिंग वाला, ये तो सेम ही बात बताता है। रजिस्ट्रेशन में कंपनी को क्या मिलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी मिलता है एंड उसको एक लीगल पर्सन बना देते हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अंडरस्टूड? तो केस लॉ इज सिमिलर। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अपन आगे पढ़ने ही वाले हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज तुम लोग ने अकाउंट्स में भी पढ़ी रहेगी। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, या जिसको क्या बोलते हैं नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो ऑथराइज्ड होता है या नॉमिनल होता है, इसके बियॉन्ड हम शेयर्स कभी इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब क्या? कितने के शेयर्स हम लोग ने इशू किए हैं, ठीक है। अब इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इशूड कैपिटल तो ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट ही होगा, बराबर के नहीं? फिर होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितना मैंने इशू किया था उसमें से कितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो देखो, सब्सक्राइब कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइमिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इज दिस क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। फिर एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब क्या? कि कितना मैंने कॉल किया, पैसे कितने मंगवाए। जैसे सपोज 10 रुपए में से 6 रुपए दे दिए थे, बाकी के 4 मैंने कॉल किए, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। और ये जो 6 रुपए है ये ऑलरेडी पेड अप है, मतलब विच हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द शेयर्स इशूड, उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। इज दिस क्लियर? सो देखो 5 टाइप के कैपिटल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम लिमिट होते हैं, सीलिंग होता है, इससे ज्यादा हम शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से देखने जाए तो तुम्हारा इशूड कैपिटल कभी भी तुम्हारे ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। इशूड मतलब जितना हम इशू करते हैं टाइम टू टाइम, आईपीओ, एफपीओ ऐसे चलता रहता है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कितना कैपिटल या कितने शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए या अप्लाई किए। फिर एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कितना हम लोग ने कॉल किया पेमेंट के लिए, और पेड अप मतलब जो ऑलरेडी पे हो चुका है। फिर शेयर्स। ये नेचर ऑफ शेयर्स कैसा होता है? देखो शेयर का डेफिनेशन बहुत बढ़िया है। अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और उसमें स्टॉक भी इंक्लूडेड है। उसमें क्या इंक्लूडेड है? स्टॉक भी इंक्लूडेड है। तो शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। ये कहां पर बताया इन लोग ने? एक केस लॉ है, दैट इज बॉरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बार्स एंड कंपनी लिमिटेड। हम लोग ने क्या देखा? व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक्स। इज दिस क्लियर? अब यहां पर एक केस लॉ है, यहां पर क्या बोला है? ये केस लॉ में ऐसा हुआ था कि शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। ये लोग क्या बोलते पता है? शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। मतलब कितना इंटरेस्ट है। जैसे सपोज अगर मेरे पास 4 कंपनी है, ठीक है, मेरे पास 4 कंपनी के शेयर्स है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल रिलायंस, टीसीएस, फिर एप्पल और बजाज। अब ये लोग क्या बोलते हैं पता है केस लॉ में? कि शेयर मतलब वो उतना पैसा नहीं होता, उनको कितना इंटरेस्ट है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टीसीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब क्या मैंने उधर 25% शेयर्स मेरे पास है, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है टीसीएस के। रिलायंस में मेरा 1% स्टेक है, एप्पल में मेरा 0.5 है और बजाज में मेरा 10% है। इज दिस क्लियर? तो ये लोग क्या बोल रहे पता है? इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट को इन्होंने पैसों के टर्म्स में आइडेंटिफाई किया है। सो शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी but an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract including the right to sum of money of a more or less amount। मतलब क्या? एक शेयर होल्डर कभी भी चाहे तो उसका शेयर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब मुझे एक बात बताना, यू शुड नोट दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट इन आईज ऑफ द लॉ
पार्ट ओनर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। शेयर होल्डर को पार्ट ओनर्स नहीं बोला जाता है, ठीक है, शेयर होल्डर को शेयर होल्डर ही बोला जाता है। पार्ट ओनर मतलब क्या, जिसका स्टेक है, जैसे कोई इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर ने 10% स्टेक खरीद लिया है तो उसको पार्ट ओनर बोलते हैं। आज अगर मेरे पास एक शेयर है, मैं ओनर हूं, बट क्या मैं पार्ट ओनर हूं? नहीं। द अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम टोटलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अटैचिंग टू अ शेयर आर दोज प्रिस्क्राइब बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर, it must be remembered that shareholders has not only contractual rights against the company but also certain other rights which accrue him during the provisions of the Companies Act. In short बताओ क्या, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर का राइट होता है, फिर उनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, बट उनको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, उनको हर साल एक फिक्स डिविडेंड मिलता ही मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यहाँ पर वही बोला है, शेयर कैपिटल दो टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल शेयर होल्डर्स, मतलब उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स मतलब सेम वोटिंग राइट्स, और एक होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब देखो, अभी किसी ने अगर गारंटी दिया है, ठीक है, मतलब उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, किसी ने अगर गारंटी नहीं दिया है तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अंडरस्टूड गाइस? तो दो टाइप का कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी में फर्दर दो बाइफर्केशन है, एक है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। समझ में आया? पक्का? अब देखो, शेयर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकते हैं। मतलब आज मेरे पास शेयर्स है, मैंने बेच दिए तो किसी और के पास चले जाएंगे। दे कैन बी नंबर्ड ऑल्सो, उनको नंबर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू, यस और नो, ठीक है। अब हम लोग को देखना है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स, या तो विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग एंड अदरवाइज। एग्जाम्पल देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट टाटा मोटर्स इन 2008 introduced equity shares with differential voting rights called a equity share in its called A equity shares in its right issue। मतलब उसका नाम क्या दे दिया, A equity shares, A category। In this issue, every 10 A equity shares carried only one voting right but would get 5 percentage points more dividend than the declared dividend on ordinary shares। मतलब देखो, उनको वोटिंग राइट कम कर दिया, बट उनको क्या दे दिया, पावर नहीं, उनको क्या फायदा दे दिया, डिविडेंड दे दिया, ज्यादा डिविडेंड दे दिया। सो सिंस ए इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी सिमिलर वोटिंग राइट्स, उनको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये सुनो रे ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको शायद वोटिंग की पावर कम दी गई हो, शायद ज़्यादा दी गई हो, या तो उनको डिविडेंड कम हो या डिविडेंड ज़्यादा हो। नॉर्मली तो उनको कभी भी कम डिविडेंड नहीं होता है, उनको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही डिविडेंड दिया जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या, उनको प्रेफरेंस मिलता है, उनको क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। मतलब देखो, नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या, विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो डेफिनेशन देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या बोलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर। तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब उनको दो चीजों में प्रायोरिटी दी जाएगी, एक तो उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है, फिक्स डिविडेंड, आइदर फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा या तो फिक्स्ड रेट मिलेगा। इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली उसमें से टैक्स वगैरह कट करके आता है। एंड दूसरा क्या है, उनको रीपेमेंट मिलेगा, सबसे पहले उनका पैसा दिया जाएगा। मतलब देखो, नॉर्मली जब तुम लोग ने देखा रहेगा वाइंडिंग अप में क्या होता है, डिसोल्यूशन में हम लोग पहले आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज देते हैं, फिर हम लोग जो भी पैसा बचता है लास्ट में, तो उसमें पहले किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा चुकाया जाएगा, और अगर बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट दिया जाएगा। तो देखो प्रेफरेंस दो चीजों में, इधर देखो, ये शायद तुम लोग ने अकाउंट्स में भी पढ़ा रहेगा ये सब चीजें, ठीक है। प्रेफरेंस दो चीजों में मिलता है। सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड का। डिविडेंड या तो फिक्स रेट पे होता है या तो फिक्स्ड अमाउंट होता है। डिविडेंड कैसा होता है, या तो फिक्स रेट या तो फिक्स अमाउंट। डिविडेंड कैसा होता है, या तो फिक्स रेट या तो फिक्स्ड अमाउंट। और दूसरा क्या है, रीपेमेंट में उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। किससे प्रेफरेंस दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स।
इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? यस और नो? बट देखो प्राइवेट कंपनी में ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। यहां तक पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे तुम लोग? यहाँ से स्टार्ट करोगे, शेयर्स से। ठीक है, नेचर ऑफ शेयर्स से रीड करना स्टार्ट करो। लंच वंच नहीं करें, भूख नहीं लगी? मेरा भी तेरा भी तुझे भूख लगी होगी ना? क्या होगा? 2 बजे कितने बजे? क्या 10 मिनट में दूसरा कॉन्सेप्ट में वापिस देंगे? लंच करना है ना उन लोग को? आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो इसके बाद कोई ब्रेक होता 4 नंबर अच्छी जाएगा। लंच नहीं लेकर क्यों? भी नहीं लेकर आया? लोग लंच लेकर नहीं आए, फिर नीचे खाने जाओगे। बट भूख लगी है ना, ब्रेक चाहिए ना, क्योंकि अभी 2 डॉक्टर्स बचे हैं, एमओ और एओ है। ठीक है, तो अभी ब्रेक चलो, लेट्स टेक अ ब्रेक and we'll continue after the break.